ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे और एग्जाम को रेट देखकर मैं आप लोगों को लाया हूँ बीपीएससी 134 का मोस्ट में क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो भैया आपका एग्जाम जस्ट कुछ मतलब एक दो दिन में होने ही वाला है इस सेशन में, बट ये जो एग्जाम का क्वेश्चन मैंने लिया है ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है। दिसंबर एग्जाम 26, जून एग्जाम 26, इन सभी के लिए ये आपका है। देख सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अभी तो आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं या ये तो जून 26, दिसंबर 26, 27 तक मतलब 28 तक कभी भी मतलब ये ऐसे मोस्ट क्वेश्चन लिए ना जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कंप्लीट वीडियो को क्या करना है, देखना है, वीडियो को समझना है क्या क्या क्वेश्चन है और देन आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। लास्ट में आपको पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर देना है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं और आप लोग ये भी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका है स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी, उदारवादी क्या होता है भाई? जो गरीब की हित के, समाज के हित के बारे में बात करता है वो उदारवादी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या करना है तो ध्यान से समझ। उदारवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण क्या है, दृष्टिकोण है। यह सिद्धांत मानता है कि राष्ट्र केवल शक्ति और सैन्य बल के आधार पर ही नहीं बल्कि सहयोग, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और कानून के माध्यम से भी अपने हितों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे लैंग्वेज में लिखा है ना, ध्यान से अगर समझेंगे तो समझ में आएगा। उदारवाद के अनुसार लोकतांत्रिक देशों में युद्ध की संभावना कम होती है क्योंकि वे परस्पर सहयोग और संवाद को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। इसके अलावा आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक संगठनों और संधियों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के साधन माना जाता है। उदारवाद यह भी मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में केवल शक्ति ही निर्णायक नहीं बल्कि नैतिकता, कानून और संस्थाओं का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानवाधिकार और वैश्विक शासन व्यवस्था विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान देती है। उदारवादी सिद्धांत राष्ट्रों के बीच विश्वास, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देता है और यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल संघर्ष और प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। अभी हम लोग उदारवादी देखे थे, फिर अब हम लोग देखते हैं मार्क्सवादी। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान दीजिए। मार्क्सवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक संरचना पर आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत मानता है कि राष्ट्रों के बीच संबंध केवल शक्ति या सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक हित और वर्ग संघर्ष के आधारित पर निर्धारित करते हैं ना। तो ये वर्ग संघर्ष के आधारित पर क्या कहते हैं भाई, बात कर रहे हैं और ये पूंजीपति को ही ध्यान देते, पूंजीपति को संरक्षण देते हैं, ठीक है, जो पैसे वाले लोग होते हैं। मार्क्सवाद के जो अनुसार पूंजीवादी देशों के बीच संबंध मुख्यतः लाभ, संसाधन और बाजार को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में असमानता और आर्थिक शोषण मुख्य कारण है जो विश्व स्तर पर तनाव और संघर्ष को जन्म देते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत यह भी कहता है कि विकसित देशों द्वारा गरीब और कम विकसित देशों का शोषण होता है और वैश्वीकरण इस असमानता को और बढ़ाता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी शक्ति और आर्थिक नियंत्रण का माध्यम बन जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज और अर्थव्यवस्था की संरचना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में केंद्रीय भूमिका निभाती है और राष्ट्रों के बीच संघर्ष और सहयोग दोनों की व्याख्या आर्थिक समाज आधार पर की जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो भूमंडली मतलब वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य भाई की क्या भूमिका है ये बताना है।
देखिए, भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य की जो भूमिका है, वो भूमिका में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले राष्ट्र राज्य को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों का मुख्य केंद्र माना जाता था, लेकिन आज भूमंडलीकरण उसकी शक्ति कुछ हद तक सीमित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब नीतियों को प्रभावित करती है। इससे राष्ट्र राज्य की आर्थिक स्वतंत्रता कम होती दिखाई देती है। हालांकि राष्ट्र राज्य पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ, आज भी कानून निर्माण, सुरक्षा, कर व्यवस्था और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में उसकी भूमिका बनी हुई है। आलोचकों का मानना है कि भूमंडलीकरण के कारण राज्य गरीब वर्गों की रक्षा करने में असफल हो रहे हैं और असमानता बढ़ रही है। वहीं समर्थक मानते हैं कि भूमंडलीकरण से राज्य को विकास, तकनीक और निवेश के लिए नए अवसर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान से समझिए। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे संगठन एक ही क्षेत्र के देश को व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियों में सहयोग करने का अवसर देते हैं। इनके माध्यम से सदस्य देशों के बीच आयात निर्यात में वृद्धि होती है और व्यापारिक बाधाएं कम होती है। क्षेत्रीय संगठन छोटे और विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये संगठन आर्थिक स्थिरता, तकनीकी सहयोग और संसाधनों के साझा उपयोग बढ़ावा देते हैं उपयोग को। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और औद्योगिक विकास को गति मिलती है। ये संगठन राजनीतिक सहयोग को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहती है। यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क जैसे संगठन, भाई आसियान और सार्क क्या है, ये सब आप लोग मैंने पहले भी बताया था, बट ये एक संगठन है। आप इसे आसियान और यूरोपीय संघ, आसियान या फिर सार्क को भी नाम दे देखिएगा। सार्क क्या है, आसियान क्या है, तो आपको पता चल जाएंगे। जिनमें से कई देश एक जगह शामिल होते हैं, कई देश एक ग्रुप में रहते हैं, एक संगठन बना के रहते हैं। तो आप लोग आसियान, सार्क, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कि ये मैंने पहले भी बता दिया, इसके बारे में डिस्कस मैं नहीं कर सकता, अभी टाइम नहीं है। एंड क्षेत्रीय आर्थिक संगठन केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सहयोग को भी मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है, राष्ट्र शक्ति की अवधारणा और इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्र शक्ति का अर्थ किसी देश की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अन्य देशों को प्रभावित करता है। राष्ट्र शक्ति केवल सैन्य बल तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। किसी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी सुरक्षा, सीमा और संसाधनों की उपलब्ध को प्रभावित करती है। जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख तत्व है, क्योंकि बड़ी शिक्षित और कुशल जनसंख्या देश की आर्थिक और सैन्य शक्ति को क्या करती है, मजबूत बनाती है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, खनिज, ऊर्जा और कृषि भूमि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था से औद्योगिक विकास, रोजगार और तकनीकी प्रगति संभव होती है। सैन्य शक्ति देश की सुरक्षा और बाहरी खतरों से निपटने की क्षमता को दर्शाती है। राजनीतिक स्थिरता को और प्रभावी प्रशासन भी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाते हैं और इसके अतिरिक्त शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कूटनीति और सांस्कृतिक प्रभाव आधुनिक समय में राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आप समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इस अवधारणा के अनुसार यदि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करता है, तो यह केवल उस देश के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरुद्ध माना जाता है। ऐसे में सभी राष्ट्र मिलकर आक्रामक देश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और सामूहिक सुरक्षा का आधार यह विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र शक्ति का भय किसी भी देश को युद्ध करने से रोकेगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन को सामूहिक सुरक्षा का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, जहां सदस्य देशों को शांति बनाए रखने की सामूहिक जिम्मेदारी दी गई है। सुरक्षा परिषद को
सुरक्षा परिषद को शांति भंग होने की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि व्यवहार में इस अवधारणा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सभी देशों की समझ, समान सोच और हित नहीं होते, जिसके कारण एक मत निर्णय लेना कठिन हो जाता है। शक्तिशाली देश अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। वीटो शक्ति के कारण कई बार आवश्यक निर्णय लागू नहीं हो पाते हैं। आर्थिक, राजनीति और सैन्य असमानताएं भी सामूहिक सुरक्षा की प्रभावशीलता को सीमित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नव यथार्थवाद के प्रमुख तर्कों की विवेचना कीजिए। नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसे केनेथ वोल्टेज द्वारा विकसित किया गया। यह सिद्धांत पारंपरिक यथार्थवाद से अलग है, क्योंकि यह राज्यों के व्यवहार को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना के आधार पर समझाता है। नव यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है, जहां कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होता जो कभी राज्यों को नियंत्रित कर सके। इस स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। शक्ति संतुलन नव यथार्थवाद का एक महत्वपूर्ण तर्क है, जिसके अनुसार राज्य अपनी सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य तर्कसंगत होते हैं और उनके निर्णय राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। सैन्य और आर्थिक क्षमता को शक्ति का मुख्य आधार माना जाता है। नव यथार्थवाद यह भी स्वीकार करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सीमित होता है, क्योंकि राज्य एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा की अनिश्चितता के कारण प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। इस प्रकार नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संरचनात्मक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न रूपों का क्या कीजिए मूल्यांकन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से तात्पर्य उन सभी प्रकार के संबंधों से है जो विभिन्न राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक संस्थाओं के बीच स्थापित होते हैं। इसके विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंध प्रमुख है। राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों में कूटनीति, संधियां, समझौते और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं शामिल होती है, जिनके माध्यम से राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करते हैं। और आर्थिक संबंध व्यापार, विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और आर्थिक संगठन जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से विकसित होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में शिक्षा, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिससे देश के बीच आपसी समझ बढ़ती है। सैन्य संबंधों में रक्षा समझौते, सैन्य संगठन, गठबंधन और संयुक्त अभ्यास शामिल होते हैं, जो सुरक्षा से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी और पर्यावरणीय संबंध भी आधुनिक समय में महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन सभी रूपों के माध्यम से राष्ट्र वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। शीत युद्ध के पश्चात की अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों में की विशेषता पर चर्चा कीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। इस दौर में द्विध्रुवी व्यवस्था का अंत हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। इसके परिणाम स्वरूप एक ध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, जहां अमेरिका का राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव बढ़ा। इस अवधि में वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया और देशों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका अधिक सक्रिय हुई। क्षेत्रीय संगठनों जैसे यूरोपीय संघ का महत्व भी बढ़ा। इस समय आतंकवाद, पर्यावरण संकट, मानवाधिकार और साइबर सुरक्षा जैसे नए मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए। सैन्य संघर्षों के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ और पारंपरिक युद्धों की जगह सीमित तथा आंतरिक संघर्ष बढ़े। विकासशील देशों की भूमिका में भी विस्तार हुआ और बहुध्रुवी की ओर संकेत मिलने लगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रमुख संस्था है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संरचना और कार्यप्रणाली पर कई प्रश्न उठते हैं। परिषद की स्थायी सदस्यता विश्व व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के समय की वैश्विक शक्ति संरचना को दर्शाती है, जो आज की बदलती अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना परिषद की लोकतांत्रिक प्रकृति को कमजोर करता है। वीटो शक्ति के कारण कई बार महत्वपूर्ण निर्णय कुछ देशों के हितों में फंस जाते हैं, जिससे परिषद प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती है। भारत, जापान और जर्मनी और ब्राजील जैसे देश वैश्विक राजनीति और शांति अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
फिर भी उन्हें अस्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। आधुनिक समय में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर त्वरित और निष्पक्ष निर्णय आवश्यक है। इसलिए सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाना, वीटो शक्ति की समीक्षा करना और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना समय की मांग बन चुका है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स, 11 परंपरागत यथार्थवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। परंपरागत यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख सिद्धांत है जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय इकाई मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है जहां कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होती। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। शक्ति को यथार्थवाद में राजनीतिक और सैन्य क्षमता के रूप में देखा जाता है। मानव स्वभाव को स्वार्थी और शक्ति लोलुप माना जाता है जिसका प्रभाव राज्यों के व्यवहार पर पड़ता है। राष्ट्रीय हित को नैतिकता से ऊपर रखा जाता है और नैतिक मूल्यों को व्यवहारिक राजनीति में गौण माना जाता है। हंस मार्गेनथाउ जैसे विचारकों ने शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता का आधार बताया। यथार्थवाद यह भी मानता है कि इस युद्ध और संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्थायी हिस्सा है। इस दृष्टिकोण में कूटनीति और सैन्य शक्ति को नीति निर्माण के प्रमुख साधन के रूप में देखा जाता है। रचनावाद की दार्शनिक नींव की व्याख्या कीजिए। रचनावाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक आधुनिक सिद्धांत है जिसकी दार्शनिक नींव सामाजिक निर्माण की अवधारणा पर आधारित है। यह सिद्धांत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल भौतिक शक्ति या सैन्य क्षमता से संचालित नहीं होती है, बल्कि विचारों, पहचान और मान्यताओं से भी प्रभावित होती है। रचनावाद के अनुसार राज्य अपनी पहचान सामाजिक संपर्क, ऐतिहासिक अनुभवों के माध्यम से विकसित करते हैं। राष्ट्रीय हित अस्थायी नहीं होते बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्मित होते हैं। यह दृष्टिकोण भाषा, विचारधाराओं और मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण आधार मानता है। अलेक्जेंडर वेंट्स जैसे विचारकों ने कहा कि अराजकता वही है जो राज्य को उसे बनाते हैं। अराजकता वही है जो राज्य उसे बनाते हैं। रचनावाद यथार्थवाद और उदारवाद से अलग यह मानता है कि सहयोग और संघर्ष दोनों सामाजिक रूप से निर्मित प्रक्रिया है। इस सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और नियम राज्यों के व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 को, ठीक है। 1914 से लेकर 1918 तक भाई प्रथम विश्व युद्ध लगा। दूसरा विश्व युद्ध जो है हुआ भाई वो 1939 में है ना, 1939 में हुआ दूसरा विश्व, 1939 में, ठीक है। और ये 1945 तक चला, ठीक है। 1945 तक ये लगभग चला ये युद्ध। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका क्या प्रभाव देखना, ये बताने के लिए कह रहा है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई, जिससे वहां असंतोष और बदले की भावना उत्पन्न हुई। आर्थिक मंदी ने यूरोप के कई देशों को कमजोर बना दिया और तानाशाही शक्तियों के उभार को बढ़ावा मिला। हिटलर, मुसोलिनी और जापान की विस्तारवादी नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। राष्ट्रसंघ की कमजोरी के कारण आक्रामक शक्तियों को रोकना संभव नहीं हो पाया। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापक परिवर्तन आए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरे, जिससे द्विध्रुवीय व्यवस्था बनी। उपनिवेशवाद कमजोर हुआ और कई एशियाई व अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणाओं को अधिक महत्व मिला। विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन और गठबंधन की भूमिका पहले से अधिक स्पष्ट हुई। शीत युद्धोत्तर राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ
तो भैया सोवियत संघ जब शीत युद्ध चल रहा था, उन्हीं में उनकी हार के कारण इनका विघटन हुआ। तो भैया ये आप लोग अलग से वीडियो टेक्स्ट लिख कर भी आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं। टाइम रहता तो मैं आप लोगों को बताता, थोड़ा सा मैं अलग से ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है ना मेरी, टाइम नहीं मिल पाता मुझे। और अमेरिका एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में ये उभरा था, है ना। उसके बाद उनके यहाँ इस काल में वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई थी, तेज हो गई। क्या हो गई, तेज हुई, जिससे आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संपर्क बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका में वृद्धि हुई। सैन्य टकराव की जगह आर्थिक प्रतिस्पर्धा की कूटनीति को अधिक महत्व मिलने लगा। क्षेत्र संगठनों जैसे यूरोपीय संघ का प्रभाव बढ़ा। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा नए गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दे सामने आए। मानवाधिकार और लोकतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक महत्व दिया जाने लगा। कई देशों में बहुध्रुवीय व्यवस्था की संभावना पर चर्चा शुरू हुई। वैश्विक राजनीति में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों साथ साथ चलने लगे। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो विश्व के देशों को आपस में जोड़ती है। इसका आर्थिक आयाम व्यापार, उदारीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी निवेश के विस्तार से जुड़ा। सांस्कृतिक आयाम में विभिन्न प्रकार देशों की जीवन शैली, भाषा, भोजन और मीडिया का आपसी प्रभाव है। तकनीकी आयाम के अंतर्गत सूचना और संचार तकनीक ने विश्व को एक वैश्विक गांव बना दिया। राजनीतिक आयाम में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक समझौतों की भूमिका बढ़ी। सामाजिक आयाम में शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता बढ़ी। पर्यावरणीय आयाम में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्या वैश्विक चिंता का विषय बनी है। विश्वीकरण ने अवसरों के साथ साथ असमानता, सांस्कृतिक एकरूपता और आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न की है। राष्ट्रहित की अवधारणा और राष्ट्रहित के तत्वों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रहित से आशय किसी राष्ट्र के उन मूल उद्देश्यों और प्राथमिकताओं से है जिनके आधार पर वह अपनी विदेश और आंतरिक नीतियों का निर्माण करता है। यह अवधारणा राष्ट्र की सुरक्षा, स्वतंत्रता और विकास से जुड़ी होती है। राष्ट्रहित अस्थायी भी हो सकता है और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनीय भी। इसके प्रमुख तत्वों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा आती है, जिसमें सीमाओं की रक्षा और आंतरिक अस्थिरता शामिल होती है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व यह आर्थिक हित है, जिसमें संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार और विकास शामिल है। राजनीतिक संप्रभुता भी राष्ट्रहित का एक प्रमुख तत्व है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता आती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव भी हित का हिस्सा माने जाते हैं। सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता भी इसे मजबूत बनाती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरणीय सुरक्षा और तकनीकी प्रगति भी राष्ट्रहित के नए तत्व बनकर उभरे हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आगे नहीं पढ़ सकता और ना ही समझा सकता कुछ भी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ये आप लोग खुद से रीड कर लीजिए, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ ये क्या कहते हैं, कोचिंग पढ़ाने जा रहा। स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मुझे जाना है, जल्दी से पढ़ाना है। सो आप लोग ना वीडियो को रोक कर ना पढ़ लीजिए। सामाजिक संरचनावाद, इसको पढ़िए वीडियो को रख कर। दूसरा है बहुध्रुवी व्यवस्था, ये सब क्वेश्चन टिप्पणी में आ जाते हैं, सो ध्यान देना है, इसे रोक कर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय वैश्वीकरण, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट है रचनावाद की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, वीडियो को रोक कर इसे भी देख लीजिए। विश्व बैंक की भूमिका, द्विध्रुवीय प्रणाली, यूरोपीय संघ, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को देख लीजिए ना। सांस्कृतिक वैश्वीकरण, 25 नंबर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये सभी स्टूडेंट्स आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया, और ये पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। कहाँ पे भैया, फ्री में दे रहा हूँ। और इसीलिए भाई फ्री में दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये पीडीएफ देखिए स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है टेलीग्राम में, लेकिन इसमें पासवर्ड लगा है, तो पासवर्ड आपको केवल इंस्टा में मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम में ये मैसेज नहीं करना सर प्लीज पासवर्ड दीजिए, यहाँ पासवर्ड आपको नहीं मिलने वाला, पासवर्ड मिलेगा आपको इंस्टा में। मैं आपको ये नहीं कहता कि इंस्टा में जाइए आप मुझे फॉलो कीजिए तभी मैं पासवर्ड, आपको मन है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको पासवर्ड दूंगा। लेकिन यही बात सिस्टम है, ये रूल है हमारा कि भाई मैं पासवर्ड इंस्टा में ही शेयर करता हूँ, ताकि मैं स्टूडेंट्स को जानूं कौन स्टूडेंट कैसा नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए मैं स्टूडेंट से मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ उन्हें, इसीलिए मैं आपको इंस्टा में देता हूँ। तो जाइए इंस्टा में पासवर्ड लीजिए और जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।